हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मस्ट बी फाइन। मेरे पास बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि सर लेक्चर की शुरुआत किसी जोक से करें प्लीज़। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत हम एक जोक से करते हैं। एक स्कूल था जो बिल्कुल हाईवे पर था, तो टीचर्स को, स्टाफ को बड़ा डर रहता था कि जब बच्चे रोड क्रॉस करते हैं तो कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया बड़ा बड़ा और उस पर लिख दिया, वाहन धीरे चलाएं, कहीं बच्चे कुचले ना जाएं। अब आप हमारी कितनी इज्जत करते हैं इससे पता चलेगा अब आगे। वाहन धीरे चलाएं, क्या लिख दिया? वाहन धीरे चलाएं, कहीं बच्चे कुचले ना जाएं। और बच्चों ने नीचे लिख दिया, और देखना टीचर बच के ना जाएं। चलिए आप टॉपिक करें, आप टॉपिक कर लेते हैं। हमने आइसोमेरिज्म के फर्स्ट लेक्चर में किया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सारे टाइप्स, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के आप जानते हैं 3 टाइप्स होते हैं, कन्फर्मेशनल यानी रोटेशनल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सारे टाइप्स और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म वो हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप्स बचे हुए हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इस लेक्चर में करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये ऑप्टिक्स शब्द कहीं सुना है? ऑप्टिक्स से निकला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिजिक्स में सुना होगा ऑप्टिक्स, लाइट जैसे लेंस है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। लाइट के ऊपर बेस्ड जो होते हैं, लाइट की प्रेजेंस में ही जो काम कर सकते हैं, जैसे हमारी आंख है, ये भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर अंधेरा है तो आंख होते हुए भी हम ब्लाइंड हैं, हमारी आंख काम ही नहीं करेगी अंधेरे में। लाइट है तो ये काम करेगी, इसलिए ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑप्टिक्स मींस लाइट से ही ये आइसोमेरिज्म निकलती है, इसलिए नाम पड़ा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लाइट से आइसोमेरिज्म निकलती है। आपको लगेगा आइसोमर सर लाइट से निकलते हैं, क्या हाथ में टॉर्च लेके आएंगे? या लाइट से सूरज की किरणों के साथ उतरेंगे? सूरज की किरणों में 7 रंग होते हैं, कोई लाल उतरेगा, कोई पीला उतरेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। क्या डेफिनेशन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की? ए टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ए टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड्स आइसोमर्स रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल। अब आप कहेंगे सर ये पीपीएल क्या है? रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल। पीपीएल प्रोफेसर प्यारेलाल, प्यारी प्यारी लाइट? नहीं, इट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या बला है? अभी समझाते हैं बेटा आपको। सिंपल लाइट अपने चारों तरफ है, तो जो बीम ऑफ लाइट होती है आप जानते हैं वो सीधी रेखा में चलती है। लाइट ऑलवेज मूव्स इन स्ट्रेट डायरेक्शन। ये आपने पढ़ा है, पिछली बहुत छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आए हैं। स्ट्रेट ऐसे वेव्स के उसमें चलती है, स्ट्रेट चलती है। तो फिर ये क्या है? लाइट का प्लेन क्या होता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन का क्या मतलब है? क्या लाइट के पास जहाज है, जहाज उड़ाती है लाइट? नहीं 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 नहीं। आप जो लाइट सीधी चलती है, जो प्रोपेगेशन डायरेक्शन है, उसके एट राइट एंगल वाइब्रेट करती है। आप कहेंगे कैसे सर, हम क्यों माने? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप सितार अगर आपके घर में हो तो उसके तार को आप ऐसे टच करना, उसमें वेव बनेगी, और एंड में आप देखेंगे वो तार वाइब्रेट करता हुआ पाएगा। चलो इसको भी छोड़ो, आप उसमें पूरी तरह वेव नहीं बनती। आप एक धागा ले लें और उसको, उसका एक सिरा बांधें, आप दरवाजे से बांध दीजिए, और दूसरे सिरे को आप पकड़ लें और उसमें वेव पैदा करें। थोड़ा सा टाइट पकड़ना पड़ेगा, वेव पैदा करें तो वेव पैदा होगी। एंड में आप देखेंगे वो धागा आपको ऐसे वाइब्रेट करता हुआ नजर आएगा। तो जितने भी वेव्स होती हैं वो चलती तो हैं लेकिन साथ साथ वाइब्रेट भी करती हैं। अब ये जो वाइब्रेशन होता है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के, कोई लाइट ऐसे वाइब्रेट कर रही है, कोई ऐसे वाइब्रेट कर रही है, कोई ऐसे वाइब्रेट कर रही है। देखिए ये दिखा रखा, ये लाइट जा रही है, इसमें बहुत सारी रेज हैं, तो कोई ऐसे वाइब्रेट कर रही है, कोई ऐसे वाइब्रेट कर रही है, कोई ऐसे वाइब्रेट कर रही है,
एट राइट एंगल, दे वाइब्रेट एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो ये क्या चीज आप कहेंगे सर, प्लेन पोलराइज्ड लाइट फिर कैसे बनाएं? पोलराइज्ड का मतलब होता है फिक्स, जिसका प्लेन फिक्स है। तो ये निकल प्रिज्म है। आप कहेंगे निकल मेटल, ना 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 ना, निकल। निकल प्रिज्म किसका होता है? कैल्साइट। ये एक कैल्शियम कार्बोनेट का पॉलीमॉर्फ होता है। तो उसके अंदर क्या होता है? तो आप यूं समझिए कि जैसे उसमें खिड़की बनी है और खिड़की की डायरेक्शन ये है, तो जो लाइट ऐसे वाइब्रेट कर रही है वो तो सबसे निकल जाएगी। जो लाइट ऐसे वाइब्रेट कर रही है वो कैसे निकलेगी? अड़ जाएगी। ऐसे वाइब्रेट कर रही है, अड़ जाएगी। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया। आप समझिए आपके हाथ में एक लाठी है और आपको दरवाजे से बाहर जाना है। दरवाजा आपका नैरो है, तो अगर आप लाठी को ऐसे कर देंगे टेढ़ा तो दरवाजे में अड़ जाएगी, यूं कर देंगे तो दरवाजे में अड़ जाएगी, और अगर आपको सीधा कर देंगे तो आपके साथ साथ लाठी भी निकल जाएगी। वही चीज लाइट के साथ है। जो रेज ऐसे वाइब्रेट कर रही हैं वो रुक जाएंगी, जो ऐसे वाइब्रेट कर रही हैं ऐसे रुक जाएंगी। ये दरवाजा है समझिए, इसमें से कौन सी रेज निकलेंगी? जिनका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ये है। और अगर ये टेढ़ा है दरवाजा तो फिर जो ऐसे वाइब्रेट कर रही हैं इसकी डायरेक्शन में वो बाहर जाएंगी, और अगर ये ऐसे है तो इसकी डायरेक्शन में जो वाइब्रेट कर रही हैं वो बाहर जाएंगी, सीधी वाली रुक जाएंगी। दूसरे प्लेन्स में जो वाइब्रेट कर रही हैं वो रुक जाएंगी। तो बाहर जो लाइट आएगी वो एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रही है। अब जितने भी रेज बाहर आएंगी वो एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रही हैं। इसलिए अब जो लाइट आएगी उसको हम कहेंगे पीपीएल। प्यारी प्यारी लाइट नहीं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसका आपने प्लेन फिक्स कर दिया। अब आप समझ गए? तो इस लाइट के प्लेन को कुछ सब्सटेंसेस लेफ्ट को रोटेट कर देते हैं, कुछ सब्सटेंसेस राइट को रोटेट कर देते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो जो इसके प्लेन को रोटेट करते हैं उनको हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। जो लेफ्ट को रोटेट करेंगे उनको कहेंगे लीवो रोटेटरी, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं या नेगेटिव से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो राइट को रोटेट करेंगे उनको कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और या पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आप कहेंगे सर ये क्या बना रखा, इतना बड़ा ये क्या बना रखा? ये है पोलैरिमीटर। आप कहेंगे सर हमने तो थर्मोमीटर का नाम सुना था। थर्मोमीटर जिससे हम टेम्परेचर नापते हैं, डिफरेंट मीटर्स होते हैं जिनसे हम डिफरेंट चीजें मापते हैं। तो कोई मूड मीटर भी होता है, मूड नापने वाला मीटर, कि घर में घुसने पहले पापा को लगा दो, पापा का मूड पता चल जाए, हैं मम्मी को मीटर लगा दो, मम्मी का मूड पता चल जाए कैसा है, फिर उसके हिसाब से आप बिहेव करें। नहीं, कोई मूड मीटर नहीं होता, थर्मोमीटर होता है और दूसरे मीटर्स होते हैं। ऐसे ये पोलैरिमीटर है जो ये बताएगा हमें कि किस कंपाउंड ने कितना रोटेट किया इसके प्लेन को, मींस एंगल ऑफ रोटेशन हम इसे निकालते हैं, और इसका नाम है पोलैरिमीटर, यूज्ड टू मेजर एंगल ऑफ रोटेशन। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको ब्रीफ कर दूं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? ए टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच डिफरेंट आइसोमर्स rotate the plane of PPL either in left direction or in right direction. This phenomenon is called optical isomerism, and such compounds are called optical isomers. जो लेफ्ट को घुमाते हैं उनको हम लीवो रोटेटरी कहते हैं, जो राइट को घुमाते हैं उनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। ये इनके सिंबल्स हैं। तो अब ये निकोल प्रिज्म मैंने बता दिया आपको। इसके अंदर से जब लाइट गुजरती है, नॉर्मल लाइट, या हम मोनोक्रोमेटिक लाइट भी ले सकते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट जैसे सोडियम लैंप आमतौर से इस्तेमाल करते हैं पोलैरिमीटर में, सोडियम लैंप येलो लाइट जो छोड़ता है। तो नॉर्मल लाइट ले लें, मोनोक्रोमेटिक लाइट ले लें। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? जिसकी एक ही वेवलेंथ होती है। ऐसी लाइट जिसकी एक ही वेवलेंथ है तो उसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। या सिंपल लाइट ले लें, निकल में से गुजारेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? पीपीएल। अब पोलैरिमीटर में पहले क्या है? सिंपल लाइट सोर्स, जहां से लाइट आ रही है लाइट सोर्स, वो आप मोनोक्रोमेटिक लाइट भी ले सकते हैं। आमतौर से जो पोलैरिमीटर्स हैं इनमें सोडियम लैंप इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं सोडियम लैंप, आपने देखा होगा स्ट्रीट्स में सोडियम येलो लाइट निकलती है, चौराहों पर स्ट्रीट
अगर आप जाएं लंबी कोई बहुत बढ़िया स्ट्रीट है तो वहां पर येलो येलो सुनहरी लाइट, आपको गोल्डन येलो लाइट निकलती आपने देखी होगी, वो सोडियम लैंप्स है। तो यहां पर जैसे लाइट निकल प्रिज्म में से गुजरेगी क्या होगा, ये बन जाएगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब पोलैरिमीटर का बता रहा हूं मैं आपको। फिर हमने ये जिस सब्सटेंस का आप एंगल ऑफ रोटेशन मेजर करना चाहते हैं वो हमने सॉल्यूशन बनाकर एक ट्यूब में रख दिया। इस ट्यूब की लेंथ हम माप लेते हैं और जो सॉल्यूशन हमने इसमें रखा इसका कंसंट्रेशन भी हमें नॉन होना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन बीच में रखा, तो यहां पर ये सॉल्यूशन अगर वो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो इसके प्लेन को आइदर लेफ्ट को या राइट को, जैसी उसकी नेचर है, रोटेट करेगा। ये डॉटेड दिखा रखा है कि उसने इसके प्लेन को, जो पीपीएल का प्लेन पहले सीधा था उसको उसने रोटेट कर दिया। तो ये दूसरा निकल प्रिज्म है, इसको हम कहते हैं एनालाइजर। पहले वाले को क्या कहते हैं, पोलराइजर, इसको क्या कहते हैं, एनालाइजर। तो ये हम फिक्स रखते हैं और इसको थोड़ा सा हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। और यहां पर आप देखते हैं, आपकी आंख है ये इतनी मोटी, भूत की लग रही है, भूत की आंख लग रही है। तो यहां जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठकर देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हम करवाते हैं डिग्री क्लासेस में। कुछ यूनिवर्सिटीज कराती हैं बीएससी 2 में, कुछ यूनिवर्सिटीज कराती हैं बीएससी फाइनल में। तो यहां पर इसको हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं, हल्का 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 हल्का। और जब ये जो प्लेन है, किसका प्लेन, जो लाइट इससे बाहर निकली, इसके प्लेन को इस सब्सटेंस ने क्या कर दिया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया। तो यहां पर जब ये बिल्कुल इसकी ठीक डायरेक्शन में आ जाएगा तो आपको यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलेगी, नहीं तो बहुत कम लाइट बाहर आएगी। बाकी जैसे मैंने पीछे समझाया था, खिड़की में अड़ जाएंगी। तो ये एंगल ऑफ रोटेशन है यहां पर। तो इसको जितना हम रोटेट करेंगे नॉर्मल पोजीशन से, वो क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन। अब ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है ये किस किस बात पर डिपेंड करता है, ये देखिए आप। नेचर ऑफ कंपाउंड, डेफिनेटली नेचर ऑफ कंपाउंड पर डिपेंड करेगा, कैसा कंपाउंड है वो। कोई कंपाउंड लेफ्ट को घुमाएगा, कोई राइट को घुमाएगा, कोई कितने डिग्री घुमाएगा, कोई कितने डिग्री घुमाएगा। तो नेचर ऑफ कंपाउंड पर तो डिपेंड करेगा। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन हमने कितनी रखी है, ये कंसंट्रेशन हम लेते हैं ग्राम्स पर एमएल में या किलो पर लीटर में। कंसंट्रेशन सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद तीसरा डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ये आपने इस ट्यूब की लेंथ कितनी ली इस पर डिपेंड करेगा। चौथा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो है उसकी नेचर कैसी है वो भी अफेक्ट करती है। पांचवा, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट और सिंपल लाइट जो भी आपने यूज की है उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। एंड सिक्स्थ, टेम्परेचर ऑफ द सैंपल टी। तो देखिए आप, लाइट तो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट एक रहेगी तो वो कांस्टेंट हो गई। टेम्परेचर हम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सेम रखते हैं तो टी भी कांस्टेंट हो गया। जो लेंथ है, ये ट्यूब हम छोटी बड़ी ले सकते हैं, लैब में कई बार छोटी भी होती है बड़ी भी होती है, स्टूडेंट्स कोई भी उठा सकते हैं। तो इसलिए लेंथ पे निर्भर करेगी। जो आपका ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन है, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन कंसंट्रेशन पे निर्भर करेगी, क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस तैयार कर सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सेम रहेगा क्योंकि सारी लैब का टेम्परेचर एक जैसा रहता है। वेवलेंथ सेम, लाइट सब इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेवलेंथ भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट हो गई। नेचर ऑफ द कंपाउंड, जो कंपाउंड आपको दिया नेचुरली आप उसी की मेजर करेंगे। लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, ये लेंथ एक बार आप जो ले लेंगे ट्यूब, उसी ट्यूब से आप उसका कंप्लीशन करेंगे, किसका, एक्सपेरिमेंट का। तो ये स्पेसिफिक रोटेशन, टी क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, डी क्या है, डी देखिए यहां पर है वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड, वो भी कांस्टेंट है। तो ये ऑब्जर्व्ड एंगल जो आप एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे उसको डिवाइड कर दीजिए, लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन मींस लेंथ ऑफ द ट्यूब से एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन से। तो ये आपके पास आ जाएगी स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। अब आप पूछेंगे सर ठीक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो हमारे समझ में आ गया कि ये क्या है, बट इसका कारण क्या है कि कुछ कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं और कुछ कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते। तो इसका जो मेन कारण है बेटा, कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रेजेंस ऑफ क्रिएलिटी।
इसको ध्यान से समझना है, बहुत कंफ्यूजिंग है, किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा होता है, इसलिए कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है। तो हम बड़े आराम से, बड़े प्यार से, इवन मॉडल्स का मैं इस्तेमाल करूंगा आपको समझाने के लिए, और बड़े आराम से करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो यहां पर आप देखिए, प्रेजेंस ऑफ नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी, शायद आप पहली बार सुन रहे हो 11th में अगर आप आए हैं, तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रेजेंस ऑफ नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द मिरर इमेजेस ऑफ सब्सटेंसेस मेक द ऑप्टिकली एक्टिव। जब कंपाउंड्स के जो मिरर इमेजेस हैं आपस में नॉन सुपर इम्पॉसिबल हों तो उससे ऑप्टिकल एक्टिविटी पैदा हो जाती है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चिरैलिटी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द मिरर इमेजेस ऑफ द कंपाउंड्स इज कॉल्ड चिरैलिटी, एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड चिरल कंपाउंड्स। तो आप पूछेंगे सर इसका कारण क्या है, उसका कारण भी बताएंगे आपको। ये शुरू में आपको बताऊं कि लुईस पास्चर, बड़ा नाम है, उन्होंने सबसे पहले इसको डिटेक्ट किया था, इस फिनोमेना को। बाद में और भी कई साइंटिस्ट आ गए इस फील्ड में और उन्होंने इसको कंपेयर किया। मैं आपको बताता हूं, उन्होंने इसको नाम दिया हैंडेडनेस। जैसे ये अपने हाथ हैं, देखिए एक दूसरे के मिरर इमेज है। ये अगर बीच में मिरर हो तो ये अंगूठा है, इसके सामने अंगूठा आएगा, ये अंगली, वो अंगली दूर है तो ये अंगली दूर नजर आएगी मिरर में। आप याद कीजिए, आप जब शीशे को देख रहे होते हैं तो हमारा चेहरा शीशे के नजदीक है तो वो नजदीक नजर आता है, हमारी पीठ पीछे की तरफ है तो शीशे में भी वो पीछे की तरफ नजर आती है। उसी तरीके से जो चीज नजदीक होती है वो नजदीक नजर आती है इमेज में, और जो दूर होती है वो दूर नजर आती है। जैसे ये अंगूठे हैं, जैसे दोनों एक दूसरे के यहाँ बीच में मिरर इमेजिन कीजिए तो ये एक दूसरे के साथ आएंगे। फिर ये चारों उंगलियां हैं, सबसे छोटी उंगली सबसे दूर है तो उसमें सबसे दूर नजर आएगी। तो उन्होंने कहा ये देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। किसी आम आदमी से पूछो तो वो कहेगा हाथों में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। ऐसे अपने फीट, पंजे पाँव के, ऐसे अपने जुराबें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। तो उन्होंने कहा कि ये देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन अगर इनको एक दूसरे के ऊपर रखो तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। देखिए अंगूठे पे नहीं आ रहा, ये इधर ये अंगली आ गई, वो अंगूठा आप सर ऐसे घुमा लो तो इसमें ये कंडीशन है, आप नहीं घुमाएंगे। ऐसे ही अगर आप अपने फीट करेंगे तो वो भी नहीं आएंगे। कुछ अल्फाबेट्स भी हैं वो भी ऐसे नहीं होंगे, सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। तो देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। इसको उन साइंटिस्ट ने कहा हैंडेडनेस। जैसे हमारे हाथ, पंजे, ये हाथ देखिए आप, ये हाथ का पंजा है, बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन हकीकत में उन्होंने कहा कि ये डिफरेंट है क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते। तो यहां तो हमने कंडीशन लगा दी कि जी आप ऐसे नहीं घुमाएंगे, आपको इसको ऐसे ही लेके आना पड़ेगा। लेकिन जो कंपाउंड्स हैं, अब उनको अगर आप स्टडी करेंगे तो उनमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। वहां पर मैं अभी आपके सामने मॉडल लेके आता हूं, लेकिन वो समझ में आएंगे 3 डायमेंशनल मॉडल से। आप कहेंगे सर कोई एग्जांपल दीजिए, लीजिए एग्जांपल। सबसे ज्यादा जो स्टडी किया गया, सबसे पहले लुईस पास्चर के नॉलेज में तो शायद आया था सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा जो रिसर्च हुई वो लैक्टिक एसिड पे हुई, बहुत ज्यादा इस पे काम हुआ। तो लैक्टिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, ये ऑप्टिकली एक्टिव पाए गए। तो आप कहेंगे सर ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, इनके अंदर ऐसी क्या खास बात है? ये दूसरा रीजन पढ़िए यहां पर, ये 2 रीजन दिए हैं मैंने मेन। वेयर इट इज फाउंड, यानी रीजन क्या है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी कहां पाई जाती है? तो ये 2 तरह के कंपाउंड से पाई जाती है। ये सेकंड कैटेगरी में आते हैं, कंपाउंड्स विच कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन एटम। इनके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। आप कहेंगे सर ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है? एक ऐसा कार्बन एटम जिसके ऊपर चारों ग्रुप्स अलग अलग हों। चारों ग्रुप्स कब होंगे? जब उसके ऊपर चारों सिंगल बॉन्ड होंगे। चारों सिंगल बॉन्ड कब होंगे? जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो देखिए इनका स्ट्रक्चर देखिए, ये मैं मिरर को डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं। ये मिरर है, ये CH3, ये COH इधर नजर आएगा, H दूर नजर आएगा, ये COOH। जो ऊपर है ऊपर नजर आएगा, जो नीचे है वो नीचे नजर आएगा। अब अगर इसमें ये
डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये क्या होगा, लीवर रोटेटरी। आप कहेंगे सर एसिमेट्रिक कार्बन एटम कौन सा है, चेक कीजिए, इस सी के ऊपर 3 हाइड्रोजन एक जैसे हैं तो ये एसिमेट्रिक नहीं हो सकता। हमने कहा चारों के चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। तो ये चेक कीजिए, ये कार्बन, इसके ऊपर एक H ग्रुप है, एक OH है, एक CH3 है, एक COH है, यानी चारों ग्रुप अलग अलग हैं। तो ये कार्बन क्या हुआ, एसिमेट्रिक कार्बन एटम। और अगर कंपाउंड के पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा तो आप देखेंगे वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो अभी आगे देखेंगे, अभी आप यहीं तक सीमित रहिए। तो यहां पर इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, ये बनेगा, ये देखिए C इधर OH, इधर OH नजदीक, ये H दूर तो ये H दूर, ये नीचे तो ये नीचे। आप कहेंगे COH ये एसिमेट्रिक है, चेक कीजिए COH का स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड OH। तो अभी हमने क्या कहा कि कार्बन के ऊपर क्या होने चाहिए, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, लेकिन इस कार्बन पर क्या है, ये COH, ये ऊपर तो इससे जुड़ा है सारे से, और ये डबल बॉन्ड O है। तो जहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन पर, वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं होगा, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी उस कार्बन की वजह से नहीं होगी, क्योंकि वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं होगा। तो यहां पर अब आप कहेंगे सर अगर ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम इसके अंदर है तो इसके जो मिरर इमेज हैं वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल, क्योंकि मेन जो कारण है ऑप्टिकल एक्टिविटी का वो नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी है। तो आप देखिए यहां से आमतौर से हम क्या कहते हैं, इनको उठा के ऐसे रखो, अगर आप इनको यूं घुमाएंगे तो ये सुपर इम्पोजिबल लगते हैं, और अगर आप इनको उठा के यूं रखेंगे जैसे हाथ रखे थे हमने तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल लगते हैं। ये 2 डायमेंशनल फिगर है बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 2 एक्सिस, इससे समझ में नहीं आएगा। हाथ में तो हमने कंडीशन बना दी थी, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। मैं इनके मॉडल आपको दिखाता हूँ, मॉडल से 3 डायमेंशनल मॉडल से समझ में आएगा। ये देखिए, ये मॉडल आपके सामने है, देखिए ये कार्बन है, एक ग्रुप इसको CH3 मान लीजिए, ये H, ये OH, ये COH, चारों ग्रुप इस कार्बन पर अलग अलग हैं। देखिए आप नजर आ रहे होंगे आपको, चारों ग्रुप अलग अलग हैं। तो ये कार्बन क्या हुआ, ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम हुआ, और ये इसका मिरर इमेज है, देखिए आप बिल्कुल मिरर की तरह। उधर वाइट है, उधर वाइट है, इधर ग्रीन है, इधर ग्रीन है, ऊपर ये आपका फिरोजी कलर है और इधर ब्लू कलर है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मिरर इमेज है। अब इसको आप एक दूसरे के ऊपर रखिए, घर जाके आप कर सकते हैं। देखिए आप, ये 2 ग्रुप डिफर कर गए, जैसे मर्जी घुमा लीजिए आप, बस बॉन्ड नहीं तोड़ना, बॉन्ड नहीं तोड़ना। ये देखिए आप, आपने ऐसे किया, ये ऐसे, लेकिन आप ये 3 ग्रुप तो एक दूसरे पे आ गए, लेकिन कार्बन से दूर, और ये जो फिरोजी कलर का है ये भी इससे दूर हो गया। तो इस तरीके से आप देखते हैं कार्बन पे कार्बन आ गया, ये हरे पे हरा आ गया, लेकिन ये वाइट और ये अलग अलग हो गए। जैसे मर्जी घुमा लीजिए आप, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, एक ही कंडीशन है, बॉन्ड नहीं तोड़ना। तो इसको आप घर में कर सकते हैं, बड़ा सिंपल मॉडल आप बना सकते हैं। क्या कीजिए, एक छोटा सा प्याज लीजिए और 4 स्टिक्स अलग अलग कलर की लगा दीजिए। आप कहेंगे सर स्टिक्स अलग कलर की कहाँ से लाएं, तो उनको आप क्या करें, अलग अलग कलर का कागज़ उनके ऊपर लपेट दीजिए, किसी भी ग्लू से उसको चिपका दीजिए, और ऐसे बना लीजिए। ऐसे ही ये दूसरा बना लीजिए, फिर एक दूसरे के मिरर इमेज बनाइए, और फिर आप घुमा फिरा कर जैसे मर्जी यूँ करें, जैसे मर्जी करें, सुपर इम्पोज करके देखिए, सुपर इम्पोज नहीं होंगे। सलाम करने को दिल करता उस साइंटिस्ट को जिसने ये डिफरेंस खोजा, जिसने ये बताया हमें कि कंपाउंड्स जिनके पास ऐसा कार्बन है जिसके पास चारों ग्रुप अलग अलग हैं, यानी वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम रखते हैं, तो उनके मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे। जैसे मर्जी कर लीजिए, आप कर ही नहीं पाएंगे आप। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह कि जो मिरर इमेजेस होते हैं वो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल
होते हैं, और जब नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे तो ऑप्टिकल एक्टिविटी पैदा हो जाएगी। एक इमेज एक फॉर्म घुमाएगी राइट को, जिसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरी फॉर्म घुमाएगी लेफ्ट को, जिसको हम कहेंगे लीवो रोटेटरी। अब ये जो बात है, ये एक कार्बन, एक एसिमेट्रिक कार्बन है, तब तो बड़े अच्छे तरीके से लागू हो जाती है। लेकिन अगर दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो, फिर क्या पोजीशन होगी? तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, मीजो टार्ट्रिक एसिड। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी एक चीज समझानी है आपको, उसके लिए एग्जांपल ले रहा हूं। अब यहां पर तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो ही नहीं सकता। उसके बाद ये कार्बन देखिए, ये OH ग्रुप, ये H ग्रुप, ये COH ग्रुप, और ये सारा का सारा। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि सर ये देखिए OH से मिल गया जी, नहीं, ये सारा का सारा होना, सारा का सारा मिलाएंगे हम। ये तो ये OH अपने आप में पूरा ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर OH इसका पार्ट है। अब इस H को इस H से नहीं मिला देंगे आप, तो ये सारा का सारा ऊपर बिल्कुल इसके जैसा होना चाहिए, तभी हम कहेंगे ग्रुप मिल गए, पार्ट से नहीं मिलाना। तो यहाँ पर ये चारों ग्रुप इसके ऊपर अलग हैं। ऐसे ही इसके ऊपर देखिए आप, ये और ये सारा का सारा, तो ये दो कार्बन एटम यहां पर एसिमेट्रिक है। मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं, मीजो टार्ट्रिक एसिड बोलते हैं इसको। तो यहां पर आप कहेंगे सर दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, और इस कंडीशन को पूरा करने के लिए तो एक ही बहुत था, तो यहां पर तो दो हैं, ऑफ कोर्स यहां पर दो हैं। तो यहां पर भी हम यही सोचेंगे कि यहां पर भी नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी की वजह से ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, बट ये पाया गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? एक चीज होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? ये मैंने लिख रखा है POS, COS सेंटर ऑफ सिमेट्री, AOS अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये अपने सिलेबस में नहीं है। ऐसे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन अपने को जरूरत नहीं, अपने को तो ये तीन ही बहुत हैं। एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिस्टर्ब नहीं करता। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन, काल्पनिक प्लेन, जिससे जब हम मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में बांटें तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज अगर हैं, तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम के होते हुए भी वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जैसे यहां पर देखिए आप, अगर हम इसको इस प्लेन से काटें तो देखिए जो ऊपर हिस्सा बचा वो नीचे वाले हिस्से का बिल्कुल मिरर इमेज है। वैसे आप इसको यहां से भी काट सकते हैं, 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 लेकिन आप देखेंगे सिर्फ ये प्लेन है जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये कंपाउंड दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम के होने के बावजूद क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा, या अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा, ये अपने सिलेबस में नहीं है। तो आपको दो ही चीज़ें समझनी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। जहां पर भी ये पाए जाएंगे वो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसलिए एक दूसरा यहां पर कंडीशन आई कि कंपाउंड्स विच आर डिससिमेट्रिक। यहां पर तो आप देखेंगे कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, लेकिन यहां पर ये कहते हैं कि POS, COS और AAOS नहीं होना चाहिए, बस तीनों, बाकी पड़े रहें, कोई दिक्कत नहीं हमें, तो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ऐसे कंपाउंड्स को जिसके अंदर POS नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं डिससिमेट्रिक कंपाउंड। अभी आगे आप जाके देखेंगे हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनके पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है, लेकिन वो डिससिमेट्रिक हैं एंड दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्योंकि जो भी कंपाउंड डिससिमेट्रिक होगा वो भी क्या शो करेगा? नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी। तो इसलिए ये जो सेकंड वाली कंडीशन है ये सेफ है। कब? जब तक एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो। एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन एटम आ जाएं तो वहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी भी पाई जा सकती है, वहाँ पर ऑप्टिकल इनएक्टिविटी भी पाई जा सकती है। अब हम डिटेल में करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, अभी मैंने आपको बताया प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई भी ऐसा इमेजिनरी प्लेन
जिससे हम जब एक मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में काटते हैं तो जो दो हिस्से बचते हैं वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, मिरर इमेजेस। एग्जांपल अभी हमने लिया था मीजो टार्ट्रिक एसिड। ऐसे और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। 1,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है ये, चाहे इसको इधर से काट लें चाहे इसको इधर से काट लें, ये हमेशा जो दो हिस्से बचेंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, इसलिए ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मैंने वही एग्जांपल लिए हैं जो मैक्सिमम बुक्स में मिलते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे यहां पर देखिए 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसको भी जब हम इस प्लेन में काटेंगे तो जो दो हिस्से बचेंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। मींस इसके अंदर भी POS यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और जहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो कंपाउंड चाहे उसके अंदर कितने ही एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऐसे ही यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री COS, जैसे ये कंपाउंड हमने लिया साइक्लोब्यूटेन डेरिवेटिव है, तो यहां से आप देखिए ये इमेजिनरी पॉइंट है, कोई भी ऐसा इमेजिनरी पॉइंट जिसमें से जब एक ग्रुप से हम शुरू करें, एक लाइन यहां से आप ड्रॉ कर लें और इस पॉइंट से, इमेजिनरी पॉइंट से आप गुजरें और इक्वल डिस्टेंस आगे की तरफ जाएं तो सेम ग्रुप आपको मिलना चाहिए। जैसे CHO से हमने शुरू किया, वो लाइन यहां से हमने ड्रॉ की, इस पॉइंट से निकली और ये देखिए CHO मिल गया। ऐसे यहां पर H इस पॉइंट के थ्रू यहां पर आपको H मिलेगा, CH3 इस पॉइंट के थ्रू आपको CH3 मिलेगा। तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कि इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ऐसे यहां पर आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के थ्रू COH से आप शुरू करेंगे, इस पॉइंट के थ्रू आप जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो इक्वल डिस्टेंस जाने पर आपको COOH ही मिलेगा। ऐसे यहां पर C6H5 से आप ड्रॉ करेंगे तो इक्वल डिस्टेंस जाने पर आपको C6H5 मिलेगा एंड सो ऑन। तो इट मींस यहां पर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसके अंदर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ये कंपाउंड भी डिसिमेट्रिक नहीं है, और ये ऊपर दिखाए थे क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये भी डिसिमेट्रिक नहीं है। तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम होने के बावजूद ये क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आपने देखा कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होता है, जब उसके दो मिरर इमेजेस आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। और मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल कब होते हैं, या तो उसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ना हो, या उसके अंदर डिसिमेट्री हो। डिसिमेट्री कब होती है, ना तो उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ना उसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, ना उसके पास अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो। तो ये कंडीशंस जब पूरी करता है कोई कंपाउंड तो उसके जो मिरर इमेजेस हैं वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाते हैं, और नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी वाली कंडीशन पूरी होते ही वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। तो अब हम करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स का नंबर कैसे निकालें। ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ D एंड L फॉर्म्स, नंबर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवर रोटेटरी, पहले ये निकालेंगे, साथ में नंबर ऑफ मीजोफॉर्म्स, फिर दोनों का टोटल करके हमें मिलेगा टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो हमने इन कंपाउंड्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, बड़े इजी हैं अगर आप थोड़ा सीख लेंगे तो। पहली कैटेगरी है व्हेन कंपाउंड्स हैव इवन नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। इवन आप समझते होंगे 2, 4, 6 जो 2 से डिविजिबल होते हैं। इवन नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स विच हैव सिमिलर ग्रुप्स, जिनके ऊपर ग्रुप्स एक जैसे हों। क्या मतलब, जैसे ये एग्जांपल है आपके पास, यहां मैं ड्रॉ करता हूं, ये CH3, ये CH3, H, Br, H, Br, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए यहां पर ये दो कार्बन एसिमेट्रिक है। आप कहेंगे सर हमें सिखाओ एसिमेट्रिक हम कैसे छाटें। तो मैंने बताया कि एसिमेट्रिक के ऊपर 4 ग्रुप्स होते हैं जो चारों के चारों अलग होने चाहिए, तभी वो एसिमेट्रिक होगा। तो 4 ग्रुप तभी होंगे जब उसके पास चारों सिंगल बॉन्ड होंगे। तो पहली चीज कि जहां पर भी जिस भी कार्बन पर आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिले एकदम रिजेक्ट कर दो कि ये एसिमेट्रिक नहीं हो सकता। अब देखिए यहां पर
ये सारे के सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं क्योंकि सबके ऊपर सिंगल बॉन्ड है। तो यहां पर 3 हाइड्रोजन एक जैसे और ये सारा ग्रुप एक जैसा, तो 3 हाइड्रोजन एक जैसे हो गए, तो ये तो सिमेट्रिक हो गया, एसिमेट्रिक हुआ ही नहीं। ऐसे ये वाला सिमेट्रिक हो गया, कार्बन एसिमेट्रिक है ही नहीं। अब इस कार्बन पे देखें, एक ये H, एक ये CH3, एक ये Br और एक ये सारा का सारा, तो चारों के चारों अलग अलग हैं। पार्ट से नहीं मिलाना। आप कहें सर ये Br है यहाँ पर और ये Br इसके अंदर है, नहीं, ये Br इस पूरे ग्रुप का एक पार्ट है और ये Br यहाँ पर अपने आप में एक ग्रुप है। तो Br यहाँ पर ग्रुप है, यहाँ पर ये सारा का सारा ग्रुप है, तो ये सारा का सारा ग्रुप बिल्कुल ऐसा ही ग्रुप अगर इधर है तो मिलेगा, पार्ट से नहीं मिलाना आपने। तो यहां पर ऐसे देखिए, इसके ऊपर भी ये Br, ये H, ये CH3, ये सारा का सारा ग्रुप चारों अलग, तो ये 2 कार्बन एसिमेट्रिक हैं। लेकिन आप देखिए इस कार्बन पर H है, इस पर भी H है, इस पर Br है, इस पर भी Br है, इस पर CH3 है, इस पर भी CH3 है, तो सिमिलर ग्रुप्स हैं। तो ये कैटेगरी हो गई कि इवन नंबर है, देखिए 2 हैं, एसिमेट्रिक कार्बन एटम कितने, 2 हैं, और ग्रुप्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो यहां पर फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ डी एंड एल फॉर्म्स निकालने का फार्मूला ए से रिप्रेजेंट करते हैं 2 raised to power n-1, स्मॉल n ये क्या है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ मेसोफॉर्म्स m से रिप्रेजेंट करते हैं 2 raised to power n/2 - 1। सिंपल मैथमेटिक्स है, कैलकुलेट कीजिए आप। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, 2 यहां पर मैंने कैलकुलेशन दिखा रखी है, 2 raised to power 2 - 1, तो 2 - 1 1, 2, सिंपल मैथमेटिक्स 2। ऐसे यहां पर 2 raised to power 2/2 - 1, तो 2/2 1 - 1 0, एनीथिंग raised to power 0 is 1। तो मेसोफॉर्म्स कितनी हो गई 1 और डी एंड एल फॉर्म्स कितनी हो गई 2, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो गए 2 + 1 3। सेकेंड टाइप क्या है, when compound is having odd number of asymmetric carbon atoms but with similar groups। तो अभी आपने जो देखा कंडीशन वही है, बस एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स का जो नंबर है वो ओड हो गया, इवन की बजाय क्या हो गया, ओड हो गया। एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल है आपके सामने ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड। ये देखिए इसमें 3 कार्बन एटम, ये जो मैंने ये निशान लगा रखे हैं, ये 3 कार्बन एटम एसिमेट्रिक है, यानी ओड नंबर हो गया। फार्मूला क्या है, डी एंड एल फॉर्म्स जो ए से रिप्रेजेंट करते हैं 2 raised to power n-1 ब्रैकेट में -2 raised to power n/2 ब्रैकेट क्लोज -12। ये फार्मूला हमें क्या देगा, डी एंड एल फॉर्म्स। नंबर ऑफ मेसोफॉर्म्स के लिए फार्मूला क्या है, ये वाला हिस्सा 2 raised to power n/2 ब्रैकेट में -12। ये n क्या है, स्मॉल n, ये क्या है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया। ये कैलकुलेशन की हुई है, सिंपल मैथमेटिक्स है। मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं। जैसे ये A, फार्मूला क्या है 2 - 2 n/2 -12। वैल्यू रखिए, कितना एसिमेट्रिक कार्बन एटम है 3 -1 -2 raised to power 3/2 -12, क्या आ जाएगा 2 raised to power 2, यहां पर -2, ऊपर क्या आ जाएगा 1। सिंपल मैथमेटिक्स है, आप करके देख लेना क्या आ जाएगा 1। तो क्या आ गया 4 - 2 2, ये लिखा रखा 4 - 2 2। ये है नंबर ऑफ डीएल फॉर्म्स। ए m क्या है, अब आप समझ सकते हैं, यहीं पर हमने किया जैसे 2 raised to power 3/2 -12, अभी आपने निकाला क्या आ जाएगा 2। तो मेसोफॉर्म 2 होंगी, नंबर ऑफ डी एंड एल फॉर्म्स भी 2 होंगी, तो टोटल आइसोमर कितने होंगे 4 होंगे। अब ये थर्ड टाइप, when asymmetric carbon atoms do not have similar groups, तो फार्मूला क्या होगा 2 raised to power n। मैं ऊपर कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको। फार्मूला क्या है, number of isomers 2 raised to power n, where n is number of asymmetric carbon atoms। Here mesoform is 0। mesoform यहां पर क्या है
0, कोई मेसोफॉर्म नहीं होगी। एग्जाम्पल हमने क्या लिया, CH3 CH, इसको ऐसे लिखें समझने के लिए, Br CH Cl COOH। ये एसिमेट्रिक नहीं है क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि इसके ऊपर क्या होता है, डबल बॉन्ड। फिर बता देता हूं, ये स्ट्रक्चर है इसका, और हमने पहले पढ़ा था एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है, जिसके ऊपर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड पर चारों के चारों ग्रुप्स अलग हों। यहां पर डबल बॉन्ड है, तो जहां पर डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, नेचुरली वहां पर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड नहीं होंगे, तो सीधी सी बात है ये एसिमेट्रिक नहीं होगा। ये CH3 3 हाइड्रोजन एक जैसे हो गए, ये भी एसिमेट्रिक नहीं है। ये देखिए, ये कार्बन, एक ये ग्रुप, एक ये ग्रुप और एक ये ग्रुप और एक ये सारा का सारा, चारों ग्रुप अलग हैं, तो ये एसिमेट्रिक है। ऐसे ये देखिए, ये भी एसिमेट्रिक है और ग्रुप्स भी सिमिलर नहीं है। यहां पर देखिए H ठीक है मिल गया, लेकिन Br और Cl अलग अलग है, ये CH3 और COH अलग अलग है। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ आइसोमर्स ये लिखा है हमने इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स 2। यहां पर 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। ऐसा एक एग्जांपल आपके इंटरेस्ट का मैं लेता हूं, ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज खाया कभी, C6H12O6। डायरेक्ट ग्लूकोज तो हम कम खाते हैं, कभी कभी डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर दे तो हम खा लेते हैं। सुक्रोज चीनी के रूप में हम खाते हैं, तो सुक्रोज का एक पार्ट ग्लूकोज। अब जानते हैं सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, तो ये वही ग्लूकोज विच इज ए पार्ट ऑफ सुक्रोज। आप हर रोज सुक्रोज खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, तो समझिए आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही खा रहे हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या है, CHO CHOH 4 CH2OH। तो ये जो 4 कार्बन है यहां पर, ये चारों के चारों एसिमेट्रिक हैं। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है और उनके ऊपर ग्रुप्स भी डिसिमिलर हैं, तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो अब यहां पर कितने आ गए एसिमेट्रिक कार्बन एटम, 4, तो ये क्या हो गया 16। तो इस तरह से 16 टाइप ऑफ ग्लूकोज एग्जिस्ट। एनेंटियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स क्या है ये, पहले मैं इस एग्जांपल की स्ट्रक्चर्स आपके सामने बनाता हूं, फिर आपको समझाता हूं। ये देखिए यहां पर अब आप पहचान सकते हैं आराम से, कई बार आपको सिखा दिया कि यहां पर ये 2 कार्बन जो हैं ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है और इनके ऊपर सिमिलर ग्रुप्स भी नहीं है। और अभी आपने कैलकुलेशंस की थी, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, 2 रेज़ टू पावर n, यानी इनकी 4 स्ट्रक्चर्स बनेंगी। 4 स्ट्रक्चर्स मैं आपको चारों के चारों बना के दिखाता हूं। ये 4 स्ट्रक्चर्स बनेंगी बेटा। इसमें आप देखिए, ये पहली स्ट्रक्चर है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका मिरर इमेज। तो अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये लीवो होगा, ये लीवो होगा तो ये डेक्स्ट्रो होगा। ऐसे ही इसकी तीसरी स्ट्रक्चर ये बनी। इसमें क्या डिफरेंस है, CH3 यूं का यूं, C यूं का यूं, ये Cl और H अपोजिट हो गए, बाकी सारा यूं का यूं है, और ये इसका मिरर इमेज। तो इस तरह से ये 4 स्ट्रक्चर्स इसकी बनती हैं। ये 1 और 2 आपस में, इनको हम कहते हैं एनेंटियोमर्स। ये भी क्या है आपस में, एनेंटियोमर्स। तो 1 और 3 आपस में, अब एनेंटियोमर्स की डेफिनेशन सुनिए आप, फिर आपको समझ में आएगा 1 और 3 का, 2 और 3 का, 1 और 4 का क्या रिलेशन है। एनेंटियोमर क्या है, 2 फॉर्म्स ऑफ द सेम कंपाउंड which rotate the plane of PPL in opposite direction but to the same extent। यानी अगर ये 10 डिग्री घुमाएगा तो ये भी 10 डिग्री घुमाएगा। इसको ऐसे समझिए जैसे आप अपने शीशे के सामने खड़े हैं, आप 2 कदम पीछे चले तो आपका इमेज 2 कदम वो भी पीछे चलेगा। अब आप देखिए आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, आप इधर चल रहे हैं, वो किधर चल रहा है, उधर चल रहा है।
आपसे अपोजिट चल रहा है ना, आप अगर साउथ की तरफ चल रहे हैं तो वो किधर चल रहा है, नॉर्थ की तरफ चल रहा है, लेकिन 2 कदम आप चल रहे हैं तो 2 कदम ही वो चल रहा है। आप 2 कदम चलो और वो 3 कदम चलें तो फिर भाग लो, कुछ ना कुछ चक्कर है। तो आप देखिए वही चीज यहां पर है कि जितना ये घुमाएगा उतना ये घुमाएगा, दोनों एक दूसरे के मिरर, ये मिरर है बीच में, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, बट टू द सेम वैल्यू। ऐसे ये दूसरी पेयर है एनेंटियोमर्स की, और चारों के चारों इनका पेरेंट कौन है, ये है, चारों इसकी स्ट्रक्चर है, तो चारों के चारों आपस में भाई भाई हैं। तो 1 और 2 आपस में एनेंटियोमर्स हैं, 3 और 4 भी आपस में क्या है, एनेंटियोमर्स हैं। तो 1 और 3 भी तो आपस में भाई भाई हैं, 2 और 3 भी तो आपस में भाई भाई हैं, 2 और 4 भी तो आपस में भाई भाई हैं। तो इनको क्या कहेंगे, 1 और 3 को, 2 और 4 को, 2 और 3 को, इनको क्या कहेंगे, आपस में 1 और 3 मिरर इमेज तो नहीं है, 2 और 3 आपस में मिरर इमेज तो नहीं है, 2 और 4 आपस में मिरर इमेज तो नहीं है, फिर इनको क्या कहेंगे, एनेंटियोमर तो नहीं कह सकते, तो फिर इनको क्या कहेंगे, डायास्टेरियोमर। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, वो एग्जांपल आप हमेशा याद रखना, उस एग्जांपल के याद आते ही आपको एनेंटियोमर्स और डायास्टेरियोमर्स का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये पेरेंट्स, इनके ये 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, 1 और 2, एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, जुड़वा बच्चे हैं ना, उनके द्वारा फिर जुड़वा बच्चे पैदा हुए, ये भी एक दूसरे के क्या आपस में, मिरर इमेज। ये मिरर इमेज क्योंकि जुड़वा है, ये आपस में मिरर इमेज, शक्ल मिलती है क्योंकि जुड़वा है, तो ये एनेंटियोमर हुए, ये एनेंटियोमर हुए। तो 1 और 3 की शक्ल तो नहीं मिलती, 2 और 3 की शक्ल तो नहीं मिलती, 1 और 4 की भी नहीं मिलती, लेकिन है तो भाई भाई, माता पिता तो सेम है। तो 1 और 2 तो एनेंटियोमर है क्योंकि शक्ल मिलती है, लेकिन 1 और 3 क्या है, डायस्टेरियोमर। 1 और 4 क्या है, डायस्टेरियोमर। तो एनेंटियोमर्स क्या हुए, the 2 forms of the same compound which are not superimposable mirror images of each other and always rotate the plane of PPL in opposite direction। यहां पर क्या है, डायस्टेरियोमर में they are not the mirror images। ये दोनों मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये 1 3 दोनों पॉजिटिव है, 1 और 3। तो यहां पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि वो अपोजिट ही घुमाएंगे, वो सेम डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं, वो अपोजिट भी घुमा सकते हैं, और हो सकता है एक उनमें से इनएक्टिव हो। याद कीजिए, टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल ले रहा हूं, ये है टार्ट्रिक एसिड। आप कहेंगे सर इसकी चौथी फॉर्म कहां है, इसमें तो 2 एसिमेट्रिक हैं, बट आप देखिए कि यहां पर दोनों एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स पर जो ग्रुप्स हैं वो सिमिलर हैं। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया आप निकालना, उसे कैलकुलेट करना, 2 डीएल फॉर्म आएंगी और एक मीजो फॉर्म आएगी, ये मीजो फॉर्म है। तो यहां पर आप देखिए ये और ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस हैं। कैसे मिरर इमेजेस, विच आर नॉट सुपरइम्पोजेबल ऑन ईच अदर, मीन्स दे आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। इसलिए ये क्या है, आपस में एनेंटियोमर्स हैं। पीपीएल का जो प्लेन है अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, बट टू द सेम वैल्यू, और ये इनएक्टिव है। दिस इज इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री सारा एक्सप्लेन करके आया हूं। ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ये आधा हिस्सा अगर राइट को घुमाएगा तो ये आधा हिस्सा लेफ्ट को घुमाएगा, एक इधर घुमा रहा है दूसरा उधर घुमा रहा है, रिजल्ट क्या होगा, वो कंपाउंड इनएक्टिव हो जाएगा। इसको कहते हैं इंटरनल कंपनसेशन। तो इसकी वजह से ये क्या है, इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। कई बच्चे पूछते हैं कि सर प्लेन ऑफ सिमेट्री होने से ऐसी क्या खास बात हो जाती है कि कंपाउंड इनएक्टिव हो जाता है, हालांकि उसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल कंपनसेशन, दोनों हिस्से अपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है, 0 हो जाता है।
तो इसलिए 1, ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो जब ये इनएक्टिव है तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो इसके ऊपर क्या होगा, सुपर इंपोजिबल होगा। मींस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसलिए जो चौथी फॉर्म है उसको लिखने का कोई आइडिया ही नहीं। तो 3 ही फॉर्म हुई टार्टरिक एसिड की। तो 1 और 2 तो आपने देखा क्या है, एनएचओमर्स है। तो 1 और 3 क्या है आपस में, ये डायस्टेरियोमर्स हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। 2 और 3 क्या है, ये भी क्या आपस में डायस्टेरियोमर्स हैं। तो जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो भी सारे के सारे क्या हैं, डायस्टेरियोमर्स हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते। तो इस तरीके से अब आपके समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर आपको कह रहा हूं, जब भी आपको एनेंटियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स का डिफरेंस समझ में ना आए, वो जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है पेरेंट्स वाला, उसको याद रखना, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। एनेंटियोमर्स की आप देखेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक जैसी होती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की एक जैसी होती है। सेम मेल्टिंग पॉइंट, सेम बॉइलिंग पॉइंट, सेम कलर, आप पहचान ही नहीं सकते। सिर्फ वो जो पोलैरिमीटर हमने शुरू में किया था उसके अंदर रख के जब आप इनका एंगल ऑफ रोटेशन मापेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक डेक्स्ट्रो है और दूसरा लीवो है। अलबत्ता इनमें बायोलॉजिकल तो भेद पाया गया है, लेकिन केमिकली फिजिकली इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि इन यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं डायस्टोमर्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। वन में भी, इन दोनों में से वन में भी एक्टिव, वन में भी इनएक्टिव, बोथ में भी एक्टिव, बोथ में भी डेक्स्ट्रो, बोथ में भी लीवो, बोथ में भी अपोजिट। रेसमिक मिक्सचर, पॉजिटिव नेगेटिव ये सिंबल है, या डीएल सिंबल है। पॉजिटिव मीन्स डेक्स्ट्रो, नेगेटिव मीन्स लीवो रोटेटरी, या दूसरा नाम है रेसमिक मॉडिफिकेशन। क्या होता है ये? इट इज द इक्विमोलिकुलर मिक्सचर ऑफ ए पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव नेगेटिव टार्टरिक एसिड या पॉजिटिव नेगेटिव लैक्टिक एसिड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो ये क्या होगा एज ए रिजल्ट, जब हम इक्विमोलिकुलर मिक्सचर मिला देंगे पॉजिटिव नेगेटिव टार्टरिक एसिड के एनेंटियोमर्स का, तो रिजल्टेंट मिक्सचर क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। आप कहेंगे सर क्या ये मीजो कंपाउंड की तरह है? नो, मीजो कंपाउंड में जो ऑप्टिकल इनएक्टिवनेस थी वो ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन थी। मैंने आपको बताया अभी, आधा हिस्सा मॉलिक्यूल का लेफ्ट को घुमा रहा है, आधा हिस्सा राइट को घुमा रहा है, वो एक ही मॉलिक्यूल में थी। जबकि यहां पर हमने इक्विमोलिकुलर मिक्सचर लिया है, तो आधे 50% मॉलिक्यूल्स किधर घुमा रहे हैं? डेक्स्ट्रो यानी राइट को घुमा रहे हैं, और 50% किधर घुमा रहे हैं? लेफ्ट को। तो एज ए रिजल्ट ये मिक्सचर क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। तो हेयर इनएक्टिवनेस इज ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन, जबकि वहां पर इनएक्टिवनेस है ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। दूसरा वो एक मॉलिक्यूल है, यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमने आपस में मिलाए हुए हैं इक्वल अमाउंट्स में। रेसिमाइजेशन मीन्स रेसिमिक मिक्सचर को बनाना, फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, दैट मीन्स रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन कैसे करते हैं? 1 बाय मिक्सिंग, जैसे अभी बताया कि इक्वल अमाउंट्स लेकर के उनको मिला दीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव को, एक ही सब्सटेंस के जो एनेंटियोमर्स हैं, लैक्टिक एसिड ले लीजिए या कोई और ले लीजिए जो भी आपको अवेलेबल है, उनके इक्वल अमाउंट्स दोनों की पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म्स की मिला दीजिए, तो जो मिक्सचर आपको मिलेगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बाय सिंथेसिस, सिंथेसिस में हम क्या करते हैं? वी यूज ए केमिकल रिएक्शन इन विच एज ए रिजल्ट वी गेट रेसिमिक मिक्सचर। कैसे? जैसे हमने यहां पर रिएजेंट लिए एस्टाल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड। जब हम दोनों की रिएक्शन करते हैं, आप जब एस्टाल्डिहाइड का चैप्टर आएगा उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा। तो 50% इसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी बना और 50% एग्जैक्टली इसमें लीवो रोटेटरी बना। तो जो मिक्सचर था वो क्या था? रेसिमिक मिक्सचर, एंड इट वाज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आप कहेंगे सर ये करिश्मा कैसे हुआ? तो ये आपको डिटेल में बताऊंगा एस्टाल्डिहाइड वाले
चैप्टर में जब हम इनके रिएक्शंस स्टडी करेंगे। अब साइंटिस्ट का भी दिमाग उल्टा है। आप कहेंगे सर अभी तो मिलाया था, मिला करके आपने रेसिम मिक्सचर बनाया था, अब रेजोल्यूशन मीन्स आप इनको अलग अलग करो। तो है ना दिमाग उल्टा साइंटिस्ट का, कभी मिलाते हैं कभी अलग अलग करते हैं। आपको भी लगता होगा दिमाग खराब करके रख दिया, क्या क्या चीजें बना दी, क्या क्या हमें पढ़ना पड़ रहा है, कभी मिला रहे हैं कभी सेपरेट कर रहे हैं। कोई नहीं, ये साइंटिस्ट की खोज है, इतनी बड़ी बड़ी खोज हैं और ऐसी ऐसी खोज हुई तो हमें बड़ी बड़ी चीजें मिली। और आज देखिए जो जीवन है वो कितना सुखमय है। तो पढ़ते हैं, रेजोल्यूशन मीन्स सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर में जो दो फॉर्म्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, डेक्स्ट्रो और लीवो, उनको अलग अलग कैसे करें। पहला मेथड मैकेनिकल मेथड। ये बड़ा टीडियस और बोरिंग है, मैंने लिख दिया यहां पर टीडियस एंड बोरिंग। टीडियस मीन्स मुश्किल और बोरिंग है। क्यों? वो क्या कहते हैं कि जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस हैं एनेंटियोमर्स के, तो इनसे जो क्रिस्टल बनेंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। तो क्या कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लेंस लीजिए और एक तरह के मिरर इमेजेस को पिक कर लीजिए। बड़ा मुश्किल है, बहुत टीडियस है, छांटना बड़ा मुश्किल है, पहचान करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए, और फिर साथ साथ बड़ा बोरिंग भी है। आप कहेंगे सर ये रॉकेट युग है, साइंस का जमाना है, इतनी तरक्की साइंस कर चुकी है और आप हमसे ये करवा रहे हो, कोई बढ़िया मेथड बताओ सर। तो नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, बायोलॉजिकल मेथड। आपको पसंद ये भी नहीं आएगा, देखना क्या है। इसमें क्या करते हैं हम, कोई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लिया हमने, जैसे पेनिसिलियम ग्लॉकम। ये क्या करता है, इसके सामने आपने रेसिमिक मिक्सचर रख दिया, किसका, टार्ट्रिक एसिड का। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, ये जनाब क्या करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव खा जाते हैं और नेगेटिव को छोड़ देते हैं। तो इन दिस वे आप कहेंगे सेपरेशन होगी, और सेपरेशन खाक हो गई, 50% तो बेकार गया हमारा, 50% तो ये माशा खा गए। तो वी गेट वन एनेंटियोमर एट द कॉस्ट ऑफ अदर एनेंटियोमर। तो ये तो कोई बढ़िया सेपरेशन नहीं हुई। अगर आपकी फैक्ट्री हो तो 50% लॉस तो पहले ही हो गया, क्या कमाओगे आप। नेक्स्ट बेस्ट मेथड है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल करते हैं। पढ़िए आपने, ये कॉलम लगा दिया, ये हमने कॉलम लगाया, इसमें हमने जो एड्सॉर्बेंट लिया, क्रोमेटोग्राफी आप पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं एड्सॉर्बेंट क्या होता है। तो वो ऑप्टिकली एक्टिव लेते हैं, तो ऊपर से हम अपना मिक्सचर डालते हैं उसका सॉल्यूशन बना करके। तो ये क्या करता है, एक फॉर्म को अपने साथ एडहियर चिपकाना शुरू कर देता है और दूसरी फॉर्म को अलाउ कर देता है, रिलीज कर देता है, तो वो बाहर आ जाती है। तो जो मिक्सचर आपको यहां पर मिलता है उसमें एक फॉर्म की परसेंटेज ज्यादा होती है, दूसरी फॉर्म की परसेंटेज कम होती है, जिसको ये अपने ऊपर चिपकाना शुरू कर देता है। तो हम इसी सॉल्यूशन को बार बार डालते हैं, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि एक टाइम वो आता है जब आपको एक फॉर्म पूरी प्योर फॉर्म में मिल जाती है। फिर आप कहेंगे सर एक फॉर्म तो अंदर रह गई। तो अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जो उस फॉर्म को अपने अंदर डिसॉल्व करके बाहर ले आता है। तो इस तरीके से आपको दोनों फॉर्म्स अलग अलग मिल जाती हैं और आपका कोई भी लॉस नहीं होता, दोनों 100% आपको मिल जाते हैं।